मेरे प्रिय मित्रों, नमस्कार। फ्रेंड्स, आज मैं आप सबसे नई दिल्ली में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर जो एक सम्मेलन हुआ था उसके संबंध में बातें करने जा रहा हूँ। ये सम्मेलन दिसंबर के मिड में हुआ था और इस सम्मेलन का नाम था ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को शॉर्ट फॉर्म में आप कह सकते हैं AI वैश्विक साझेदारी शिखर सम्मेलन। वैश्विक साझेदारी शिखर सम्मेलन। आइए अब इसको हम क्रमबद्ध तरीके से जानने और समझने की कोशिश करते हैं। GPAI इसका पूरा नाम होगा, ग्लोबल पार्टनरशिप GPAI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, राइट। ये GPAI क्या है? बेसिकली GPAI एक संगठन है जो सन 2020 में बना था और भारत शुरू से ही इसका सदस्य है। लगभग 29 देश अभी इसके सदस्य हैं और जो सदस्य हैं, जो देश हैं, वो टेक्निकली दृष्टि से बहुत एडवांस्ड कंट्री हैं। अगर मैं कह रहा हूं टेक्निकली बहुत ही एडवांस्ड कंट्री हैं तो कुछ नाम तो आप बड़े आराम से अपने दिमाग में ला सकते हैं। अमेरिका, ब्रिटेन, पूरा का पूरा यूरोपियन यूनियन, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जापान, मैक्सिको, न्यूजीलैंड, कोरिया गणराज्य, सिंगापुर जैसे देश इसके सदस्य हैं। जाहिर है कि ये सभी देश इस सम्मेलन में आए थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सभी देश इस सम्मेलन में लगभग आए थे। दोस्तों, अब हम जानेंगे कि इस सम्मेलन में क्या हुआ, किस तरह की बातें हुई, किस तरह की चुनौतियां अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दुनिया के सामने प्रस्तुत कर चुका है। आइए थोड़ा सा इसे समझते हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं इस पर बात की शुरुआत करूं, मुझे लगता है कि मुझे आपको ये बताना चाहिए कि आपके लिए यह टॉपिक क्यों इम्पोर्टेंट है। जनरल स्टडीज का जो आपका थर्ड पेपर है, थर्ड पेपर मैं कह रहा हूं तो मेंस की दृष्टि से जो थर्ड पेपर है उसमें साइंस आपके सिलेबस में है। साइंस, और खासकर साइंस के तहत जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो करंट साइंस के होते हैं। उदाहरण के तौर पर 2023 का जो मेंस हुआ था उसके थर्ड पेपर में देखिए जो 5वां क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, मैं पढ़कर सुना रहा हूं। कृत्रिम बुद्धि इन ब्रैकेट है AI की अवधारणा का परिचय दीजिए। कृत्रिम बुद्धि की अवधारणा का परिचय दीजिए। AI क्लिनिकल निदान में कैसे मदद करता है? क्या आप स्वास्थ्य सेवा में AI के उपयोग में व्यक्ति की निजता को कोई खतरा महसूस करते हैं? ये प्रश्न है। 150 शब्दों में आपको लिखना है और 10 नंबर इसके लिए निर्धारित किए गए हैं। हालांकि ये AI को लेकर के बिल्कुल ही आप यूं कह लीजिए कि इनिशियल स्टेज का प्रश्न है, बहुत ही प्रारंभिक स्तर का प्रश्न पूछा गया है। लेकिन अब आप देख रहे हैं कि किस तरह से AI लगातार नई चुनौतियां खड़ी करते जा रहा है। और पिछले साल नवंबर लास्ट में एक बहुत विचित्र सी घटना हुई। विचित्र सी मैं इसलिए कह रहा हूं कि जब ये घटना घटित हुई थी तो पूरी दुनिया चकित रह गई थी और खूब इस पर चर्चा होने लगी थी। उसके बारे में आप जानते हैं, चैट GPT। इसकी आधिकारिक रूप से शुरुआत हुई है वो 30 नवंबर 2022 को हुई है और देखते ही देखते इसने तहलका मचा दिया। ये बहुत ही पॉपुलर हो गई। OpenAI कंपनी ने, जो स्टार्टअप कंपनी है, उसने इसे डेवलप किया था और जैसे ये सामने आया वैसे ही पूरी दुनिया चकित रह गई कि AI तो क्या नहीं कर सकता है। दोस्तों, क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता है, इसके बारे में मैं बातें करने नहीं जा रहा हूं। आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल अब किस किस रूप में होने लगा है। कुछ दिनों पहले डीप फेक के बारे में बहुत चर्चा हुई है। भारत खुद डीप फेक को लेकर के बहुत अधिक चिंतित भी है और उसके लिए कानून बनाने पर भी विचार चल रहा है। वो क्या है? पूरे के पूरे लोकतंत्र और चुनाव में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या कर सकता है, जिसे आप एल्गोरिदम कहते हैं, वो आप बहुत अच्छे से जानते हैं। मैं उसकी डिटेल्स में नहीं जा रहा हूं। तो ये पूरी की पूरी दुनिया के लिए चिंता का विषय बन चुका है। इस सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक बहुत अच्छी बात कही थी कि हमारे विकास का आधार हो सकता है तो विनाश का आधार भी ये हो सकता है। और हम देख रहे हैं कि ये दोनों चीजें फिलहाल एक साथ चल रही हैं। शुरुआत विकास से हुई थी, लेकिन अब धीरे धीरे ये नए किस्म की चुनौतियां पूरी दुनिया के सामने खड़ा करता जा रहा है। तो दोस्तों, इसी पर विचार विमर्श करने के लिए नई दिल्ली में एक सम्मेलन हुआ और अंत में बकायदे एक दिल्ली घोषणा पत्र, जिसे इंग्लिश में हम कहते हैं दिल्ली डिक्लेरेशन, वो जारी किया गया। दिल्ली डिक्लेरेशन में क्या बातें कही गई हैं
उन्हें आप बस थोड़ा सा देख लीजिए, सामान्य तौर पर देख लीजिए। इसका एक पक्ष वह था जो पॉजिटिव पक्ष था। पॉजिटिव पक्ष कहने का मतलब है कि हम सीधे सीधे नहीं कह सकते कि इसके उपयोग को बिल्कुल बंद कर दिया जाए, ये बिल्कुल बहुत ही ज्यादा विनाशक है, ऐसा नहीं है। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि हम इसका उपयोग कैसे करते हैं। सकारात्मकता इसमें बहुत है, तो उन पर भी सहमति बनी है, और ये सहमति जो भी 29 देश इसके सदस्य हैं उनके बीच हुई है। और सहमति क्या है? सहमति यह है कि जैसे स्वास्थ्य है, कृषि है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, लैंग्वेज को ट्रांसलेट करना है एक दूसरे की लैंग्वेज को, तो इन सभी क्षेत्रों में जिन जिन देशों के पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो स्पेशलिटी है, जो विशेषज्ञता है, उस विशेषज्ञता का वो आदान प्रदान करेंगे। यानी कि सभी सदस्य देशों के बीच में इस तरह का लेन देन, आदान प्रदान, एक दूसरे का सहयोग होगा। इसका पॉजिटिव पक्ष है। लेकिन निगेटिव पक्ष हमारे लिए ज्यादा फिलहाल इंपॉर्टेंट हो गया है। निगेटिव पक्ष क्या है कि आप देख रहे हैं कि एआई ने कितने सारे जोखिम हमारे सामने खड़े कर दिए हैं। हर मामले में जोखिम, चाहे वो रोजगार का जोखिम हो, चाहे वो रचनात्मकता संरचनात्मकता का जोखिम हो, चाहे मस्तिष्क के विकास का जोखिम हो, स्वास्थ्य के जोखिम हो, कई तरह के जोखिम खड़े कर दिए हैं। यहां तक कि चुनाव में किस तरीके से वो मतदाताओं के रुझान का अध्ययन करने के बाद उनके मस्तिष्क को प्रभावित कर सकता है, उसके जोखिम हो। आपके हाथ में स्मार्टफोन है, स्मार्टफोन का हमारे जीवन पर किस तरीके से अलग अलग क्षेत्रों में जबरदस्त रूप से नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है, ये सब आप लगातार अखबारों में पढ़ रहे होंगे। इन पर अब काफी चर्चा होने लगी, अखबारों में भी बातें छपने लगी हैं, रिसर्च आने लगे हैं। केवल यही जोखिम नहीं, बल्कि गलत सूचनाएं ये देता है। साथ ही साथ आपको मालूम है कि दुष्प्रचार करता है। डीप फेक क्या है? गलत सूचना और दुष्प्रचार का एक कॉम्बिनेशन है। हमारी जो पर्सनल लाइफ है, जो हमारी निजता है, जो हमारी पर्सनल डेटा है, उन पर हमारा ही नियंत्रण नहीं रह गया है। मानव अधिकार को थ्रेट मिल रहे हैं, डेमोक्रेसी को थ्रेट मिल रही है। किस तरीके से जो अमेरिका में पिछले चुनाव हुए थे, उससे भी बल्कि पीछे जो चुनाव हुए, उनको एल्गोरिदम ने किस तरीके से प्रभावित किया है। तो यह तो एक प्रकार से इस तरह की बात हुई कि यदि किसी तानाशाह के हाथ में ये सिस्टम आ जाए तो वह इसका इस्तेमाल किसी भी काम के लिए कर सकता है, पूरी की पूरी दुनिया गुलाम बन सकती है। तो दोस्तों, ये इस तरह की जोखिमें हैं। तो इस तरह के जो जोखिम रहे उन पर बाकायदे चिंता व्यक्त की गई और इस पर सहमति बनी है कि इसके लिए कुछ न कुछ कदम उठाए जाने चाहिए। कदम किस तरह के होंगे, क्या होंगे, अभी इस पर बात उतनी नहीं हुई है, लेकिन सीधी सी बात है कि यहां से शुरुआत हो गई है चिंताओं को लेकर के और चिंताओं के शमन को लेकर भी। ये हमारा है दिल्ली डिक्लेरेशन। चूंकि ये वैश्विक स्तर का सम्मेलन था, शिखर सम्मेलन था, हमारे अपने देश में हुआ था और एआई पर था, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर था, जो आपके सिलेबस का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट अब हो चुका है। तो डेफिनेटली दिल्ली डिक्लेरेशन के बारे में आपको इतनी बातें जाननी ही चाहिए थी, बहुत ज्यादा जानने की जरूरत भी नहीं है। फ्रेंड्स, अब थोड़ा सा हम इसके इतिहास को देख लेते हैं कि पिछले कुछ सालों में इसको लेकर के क्या हो रहा है पूरी दुनिया में। बेहतर होगा, इससे आप अपडेटेड भी हो जाएंगे। इसी साल के लगभग मध्य में हॉलीवुड के जो कलाकार हैं उन्होंने हड़ताल कर दी थी, और हड़ताल इस बात को लेकर के की गई थी कि वहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए बहुत से जो आर्टिस्ट हैं, आप उनकी आवाज को डब कर लीजिए, आप उनकी एक्टिंग को डब कर लीजिए। तो उन्होंने ये कहा कि अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ये सब हो रहा है तो फिर हम कहां जाएंगे। जो मैंने शुरू में कहा कि बेरोजगारी का खतरा, मनुष्य की रचनात्मकता का खतरा, उसकी प्रतिभा की अवहेलना। तो दोस्तों, हॉलीवुड में लंबी हड़ताल चली, इसको लेकर के पूरी दुनिया में बात हुई और बाद में फिर समझौता हुआ वहां के जो प्रोड्यूसर हैं, फिल्म प्रोड्यूसर और जो दूसरे इस तरह का जो काम करते हैं, और कलाकारों के बीच। इसके लिए नियम बनाया जाएगा कि कहां इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल हो और कहां न हो। यहां से फिर जबरदस्त रूप से इसके विरोध में बातें होने लगी। अमेरिका के राष्ट्रपति, आप सोच करके देखिए कि 12 लोगों को उन्होंने बुलाया, उनके साथ बैठक हुई, और ये 12 लोग वे थे जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े हुए हैं, इनके कामों को देख रहे हैं, कंपनी के मालिक हैं। और सच पूछे तो उसमें जितने भी लोग शामिल हुए थे, 12 के 12 लोग, वे भी इसको लेकर के चिंतित थे कि अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल का नियमन नहीं किया गया, रेगुलेट नहीं किया गया, तो ये मानव जाति के लिए बहुत बड़ा खतरा सिद्ध हो सकता है। दोस्तों, फिर ब्रिटेन में एक पार्क है, ब्लेचली पार्क। ब्लेचली घोषणा पत्र भी इसे कहा जाता है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के नेतृत्व में यहां दुनिया के कुछ बहुत अच्छे जो बड़े बड़े लीडर थे वो मिले, और उन्होंने भी बातचीत करने के बाद ये निष्कर्ष निकाला कि नहीं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए नियम बनाने बहुत जरूरी हैं।
अदरवाइज ये मानव जाति के लिए बहुत बड़ा खतरा पैदा कर सकता है। हम आए हैं ब्लीचली घोषणा पत्र पर। अभी कुछ दिनों पहले ही यूरोपियन यूनियन ने बकायदे इसके नियमन के लिए कानून पारित कर दिया है। बकायदे उसने एक कानून पारित कर दिया, अधिनियम बना दिया है दोस्तों। और सच पूछे तो दुनिया अब इस रूप में देख रही है, क्योंकि अभी लोग यही सोच रहे हैं कि हम किस तरह के नियम बनाएं, किस तरह के कानून बनाएं, किसको नियंत्रित करें, किसको हम स्वतंत्र छोड़ दें। तो अब ये माना जा रहा है कि भाई यूरोपीय संघ ने अगर एक अधिनियम बना दिया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर के, तो कम से कम एक फाउंडेशन तो तैयार हो गई है दुनिया के दूसरे देशों के लिए। अब वो इसे पढ़ेंगे, देखेंगे और अपनी तरफ से इसे डेवलप करेंगे, इसमें परिवर्तन करेंगे। लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए कानून बनाने के लिए अब सारे देश उतावले दिख रहे हैं। और अच्छी बात यह है कि जो इससे जुड़े हुए लोग हैं, चाहे वो कंपनी के मालिक ही क्यों न हो, वे भी इसको लेकर के चिंतित हैं। तो दोस्तों, ये थे आज के विषय के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। और अंत में मैं भारत के इस नारे से अपने इस लेक्चर को समाप्त करना चाहूंगा, जो भारत ने बाकायदे अपने इस शिखर सम्मेलन में दिया है। वो भारत के अपने सिद्धांत, अपने दर्शन के बहुत अनुकूल है कि विश्व एक परिवार है। भारत ने स्लोगन दिया है, सभी के लिए एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल सभी के लिए होना चाहिए, यानी कि सभी के हित के लिए होना चाहिए, चाहे फिर वो किसी भी वर्ग का व्यक्ति हो या फिर चाहे वह किसी भी देश का व्यक्ति हो। सीधी सी बात है कि कहने का अर्थ यह है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल लोगों के कल्याण के लिए किया जाना चाहिए। दोस्तों, इसी के साथ ही अब आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को यहीं समाप्त करता हूं। नमस्कार।